देखो, अभी सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि मोटापा होता क्यों है, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो कोई भी व्यक्ति आराम से वजन को कम कर सकता है विदाउट कोच। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोच नहीं है उस स्थिति में भी, उसको गाइडलाइन देने वाला, उसको बताने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला कोई भी कोच नहीं है, तो व्यक्ति लंबे समय तक कोई भी डाइट को फॉलो नहीं कर पाता। और स्ट्रेस से, टेंशन लेने से ना बहुत सारी बीमारी बॉडी के अंदर पनपने लग जाती है धीरे धीरे। तो मैं ये बताना, अगर आपके पास एक तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो तुलसी के पौधे के जड़ में आप पानी डालेंगे या पत्तियों पे डालेंगे, उसका जो बेल है गिलकी का, वहां से तोड़ लेते हैं या कोई भी तोड़ते, तो उसके तोड़ने तक में भी 5% उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है। हाँ, छिलके निकालते, छिलके में क्या है, फाइबर है, तो वो फाइबर निकाल के हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। अगर आप हल्दी के गोदाम में जाएंगे तो आपको हल्दी लगेगी, कोयले का वाला काम करोगे तो कोयला का जो ब्लैक है वो कलर आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप 5 फीट लोगों के साथ रहेंगे तो 6 फीट व्यक्ति आप बनने वाले हैं। हमारी लाइफ में कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, कोई कोच होना चाहिए। अपनी फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटल जो सेहत है उसको बेहतर रखने के लिए। तो स्वागत है आपका रवि दुबे जी। आपने इस वेलनेस कोच बनना कहाँ से सोचा आपने, और कैसे आ गए इस फील्ड के अंदर, कैसे इंटरेस्ट जगा आपका? ओके। सो सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि इस पॉडकास्ट के लिए चुना, और मुझे बहुत खुशी होगी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हुए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आपने जैसे पूछा कि किस प्रकार से वेलनेस कोच जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत 2017 में बड़वानी से हुई, और बड़वानी ज़िले से, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। और हर इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना। स्टार्टिंग में हम लोग जब 10th में रहते तो बड़ा गोल होता है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना। जब हम लोग 12th हम लोग निकालते हैं ना, 12वीं निकालते हैं, तो हमारे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले हमारे जो लक्ष्य है ना, गोल्स है, वो छोटे होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। तो उसके बाद में कॉलेज तो मेरा चल रहा था कि कुछ करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बट उसी समय मुझे एक इनविटेशन मिलना, ये समझ सकते कि एक ऑफ़र मिला वेलनेस कोच बनने का। तो वहाँ पे एक न्यूट्रिशन क्लब रन होता है, तो वहाँ पे मैं वहाँ के गया। उसके बाद फिर सोचा कि ये अच्छा है, क्योंकि उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि आप अपने लिए काम करो, अपने शरीर के लिए काम करो, आपकी सेहत बेहतर करो, और उसके बाद में हमारे आसपास में जो सोसाइटी में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम लोगों को हो रही है उनको भी हम लोग गाइड करें। तो इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई है। तो कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे मतलब? मेरा जो सब्जेक्ट था वो मेरा बीएससी चल रहा था उस समय। हाँ, बीएससी चल रहा था। हाँ, तो वैसे भी ये फील्ड काफ़ी मिलती जुलती है ना। जी, बिल्कुल। और जैसे हम लोग 9th और 10th में रहते ना, उस समय पढ़ाई में तो रहता ही है कि कैसे हम लोग सेहत का ध्यान रखें। उस समय भी वर्कआउट वगैरह, एक्सरसाइज करना है, हमें खाने का ध्यान रखना है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा अपने हिसाब से करते रहते हैं। हालांकि डीप में नहीं जाते हैं, बट बाकी यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे लोगों को बताते हैं। क्या इस फील्ड के अंदर पढ़ाई भी होती है, मतलब कोर्स वगैरह होंगे ना? बिल्कुल इसका प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसका कोर्स भी होता है। बहुत सारे लोग डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करते हैं, और हम लोग भी एज अ वेलनेस कोच इस इंडस्ट्री में आए, लोगों को बताना चालू किया। तो सबसे पहले हमको ट्रेनिंग दी गई कि एक किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसकी सेहत को बेहतर करना है तो अलग अलग पायदान रहते हैं, अलग अलग डाइट से रिलेटेड, उसका माइंडसेट से रिलेटेड, उसके शरीर से रिलेटेड, तो बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आप एक अच्छे परफेक्ट वेलनेस कोच बन पाते हैं, और उसके बाद भी आप काफ़ी लोगों को प्रैक्टिकली उनको रिजल्ट देने के लिए मदद करते हैं। तो जब कुछ लोगों का अनुभव रिजल्ट आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो इस प्रकार से जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो वेलनेस कोच बनना चाहता है, या फिर कोई बोल सकते हैं हम योगा मास्टर, तो अभी क्या है ना कि लोगों के अंदर ना ऐसा चिड़चिड़ापन और कई साइकोलॉजी प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए कोई मेडिटेशन हो, ये योगा मास्टर जो करवाते हैं, तो वो कैसे बन सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली बन सकते हैं। हर इंसान को एक मौका मिलता है। हम सभी लोगों का ना एक लक्ष्य होता है कि किसी भी फील्ड में जाके हम लोग उस फील्ड में माहिर बन के बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए, राइट। तो वेलनेस कोच एक व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी, वो भी बन सकता है, पर उसके लिए उसको सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको उस रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको अपने बॉडी को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। फिजिकल रूप से परफेक्ट बहुत जरूरी है, मेंटली रूप से, जैसे अभी आपने बताया, वो परफेक्ट
बनाना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति उस चीज़ में प्रैक्टिकल कर चुका है वो औरों को बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है, उसको खुद के अनुभव रहेंगे, ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए हमारी जो कम्युनिटी है, कोच कम्युनिटी, उसमें हम लोग का एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन रहता है, उसकी काबिलियत क्या है वो हम पहले देखते हैं, उसके बाद में उनको क्या चीज़ें और सिखाने की ज़रूरत है। 1 महीना, 2 महीना, 3-6 महीने, 1 साल तक का टाइम पीरियड रहता है। सीखने के बाद एक परफेक्ट वेलनेस कोच बनने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये वेलनेस कोच है, यानी ये कोई व्यक्ति अगर मोटापा से परेशान होता है तो उनका वेट लॉस करवाने में ये काफ़ी मदद करते हैं उनको। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसने कहीं ना कहीं डाइट में गलती करी होगी या फिर अपनी दिनचर्या में भी बहुत उसने गलती की होगी, उसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। तो अगर अब उसको ओवरकम करना है तो वो कैसे करेगा? देखो, अभी सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि मोटापा होता क्यों है, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो कोई भी व्यक्ति आराम से वजन को कम कर सकता है। तो मोटापा होने का कारण लगभग सभी लोगों को पता है, पर उनमें से कुछ ऐसे कारण हैं वो पता होते हुए भी वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो मोटापा होने का कारण सबसे नंबर 1 जो कारण है हमारा आजकल का खानपान, जिस प्रकार से खाने को उगाया जाता है, पकाया जाता है, खेती से उगाया जाता है। क्योंकि आजकल जो भी हम लोग फल, सब्जी, अनाज जो भी चीज़ें खाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल भी होते हैं उसको उत्पादित करने के समय, और कम समय में वो मार्केट में आते हैं। तो उसके अंदर जो भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह जो चीज़ें होनी चाहिए वो कम है, और जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। जो मार्केट में तेल से बनी हुई चीज़ें, नमक है, शुगर है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मात्रा में हमारे खाने में हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति का फिजिकल एक्टिविटी। व्यक्ति कसरत नहीं कर पाता, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, व्यायाम के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाता है। तो व्यक्ति एक जगह पर बैठे रहेगा और खाना खाता रहेगा, कैलोरी बढ़ती रहेगी बॉडी में, तो धीरे धीरे वो मोटापा के उसके अंदर आने लग जाएगा, मोटा हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को मानेंगे, वो है टेंशन, स्ट्रेस। कि डेली रूटीन में व्यक्ति का ना टेंशन बहुत है, हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रेस है। या तो ये भी हो सकता है कि पिछले समय में जो चीज़ें हो गई है, घटना घटित हो गई है, उसको दिमाग में लेके वो स्ट्रेस में है, या फिर फ्यूचर के लेके काफ़ी टेंशन में है, प्रेजेंट में नहीं रह पाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति के अंदर टेंशन वगैरह होगा, स्ट्रेस होगा, तो कहीं ना कहीं पतला होते जाता है। क्या ये थोड़ा ऑपोजिट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? दोनों कारण है, क्योंकि स्ट्रेस से व्यक्ति पतला भी होता है, और स्ट्रेस से व्यक्ति मोटा भी होता है। ऐसा। और स्ट्रेस से, टेंशन लेने से ना बहुत सारी बीमारी बॉडी के अंदर पनपने लग जाती धीरे धीरे। अब कौन कौन सी बीमारी, मतलब किस टाइप की? अब जब जैसे मोटापा अगर व्यक्ति होता है, मोटापा का, स्ट्रेस का और खुद की डाइट का बहुत बड़ा तीनों का आपस में मेल जोल है। उदाहरण के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को मोटापा होता है तो सबसे पहले व्यक्ति मोटा दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद में उसको फील होगा कि वो कोई भी अगर चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसको सांस फूलेगी, सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलेगी, कोई भारी भरकम काम कर रहा तो उसको सांस फूलेगी। यानी कि सांस का अगला स्टेप क्या होगा, बार बार सांस फूल रही मतलब ब्लड प्रेशर होगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉब्लम करने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लग जाएगी। और जैसे ब्लड प्रेशर दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि वो खाने में ज़्यादा कैलोरी खाएगा, ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से तो डायबिटीज़ हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकता है, नी पेन, आजकल बहुत सारे लोगों को देखे घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया है ना, लीवर फेलियर लोगों को देखा, किडनी, बहुत सारी चीज़ें मोटापा बढ़ने से हो सकता है। तो इसको कम करना चाहिए, और बहुत सारे तरीके वेट लॉस करने के, अगर वो शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर फॉलो करता है, अगर उनको एक सही कोच, एक मार्गदर्शक मिल जाए, तो डेफिनेटली वो ओवरकम कर सकता है वेट लॉस, वजन कम कर सकता है। तो ये तो रहा वेट लॉस करने के लिए। लेकिन आप वेट लॉस करवाते हैं तो वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते होंगे, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट वगैरह दे रहता है क्या आप? जैसो ये हम लोग समझ सकते हैं कि वेट लॉस के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन जो कि हमारे शरीर को आ सकता है, हम लोग कोई भी जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी खाते हैं तो यहाँ तक पता चलता है कि हमने क्या खाया, उसका टेस्ट पता चलता है कि चावल खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, या फिर जो भी खाया उसका स्वाद का पता चलता है। पर गले के नीचे आने के बाद उसका स्वाद पता नहीं चलता है ना। तो बॉडी क्या, गले से नीचे आने के बाद बॉडी क्या मांगती, बॉडी मांगती है कि भाई मेरे शरीर के लिए, मसल्स को जैसे प्रोटीन चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, है ना, ओवरऑल बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए।
तो हमारी शरीर की भाषा क्या है, शरीर क्या मांगता है कि आपको मुझे सही पोषण, फाइबर वगैरह सब देना है, बट वो न्यूट्रिशन नहीं देंगे, वो ले नहीं दे पा रहे इसी वजह से क्योंकि हमारा जो आज का जो खाना है ना वो बैलेंस नहीं रहा। जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, अच्छा वाला फैट भी होना चाहिए, साथ में विटामिन मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। आज के खाने में ये सारी चीजें नहीं रही है, उस वजह से। और अगर हम लोग ये सब इकट्ठा भी करने जाए तो उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी, और कैलोरी बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में व्यक्ति को वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आएगी। वो वेट लॉस आसानी से नहीं कर सकता है नॉर्मल का, हम लोग घर का खाना खाते हुए। तो उसी समय पे, उसी जगह पे अगर हम लोग कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ हो, ऐसा सप्लीमेंट वो ले जिससे हमारी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स की पूर्ति हो, साथ में उस सप्लीमेंट के अंदर, उस न्यूट्रिशन के अंदर कैलोरी की मात्रा भी कम होना चाहिए। क्योंकि बॉडी से जब कैलोरी ऊपर से कम डालेंगे तो ऑलरेडी पहले से जो कैलोरी जमा हुई है चर्बी के रूप में, वो कैलोरी खर्च होगी ना, तब व्यक्ति का धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाता है। तो उस स्थिति में जैसे कैल्शियम की कमी बॉडी में चल रही, विटामिन B12 की कमी चल रही, तो उस समय विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। और हम लोग भी रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग के रहते हैं और उनके जबरदस्त रिजल्ट है। ऐसा है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट यूज ना करे और उनको नेचुरली मतलब वो एक्टिविटी से और जो डेली रूटीन से वो डाइट ले रहे हैं, तली हुई चीज ये सब ना खाकर भी वो वेट लॉस कर सकता है? बिल्कुल, यस, बिल्कुल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति कर लेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने ये कर लिया। जो व्यक्ति नहीं कर पाएगा उसको लगेगा कि ये नहीं होता कुछ भी करने से। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट कोच, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोच नहीं है उस स्थिति में भी, उसको गाइडलाइन देने वाला, उसको बताने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला कोई भी कोच नहीं है, तो व्यक्ति लंबे समय तक कोई भी डाइट को फॉलो नहीं कर पाता है। कोई भी डाइट को, कोई भी रिजिम को लंबे समय तक तब व्यक्ति फॉलो कर पाता है जब उसको बताने वाला, उसको गाइड करने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला कोई मिल जाए। कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, बट यही जैसे मैंने बताया कि हमारे खाने में इतने पोषण, न्यूट्रिशन, वो सब बैलेंस नहीं है। हाँ, होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कुछ सालों पहले था, पहले बोलते थे कि आप एक संतरा खाओ, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन C मिलता था। आज वही चीजें 10 संतरे के बराबर हो गई है। तो ये पहले ये भी बोलते थे कि अगर एक एप्पल खाएंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। आज एक एप्पल खाने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। अगर खा भी रहता तो उतना जो भी एप्पल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए शायद पहले से काफी कम अभी मिल रहा है। ऐसा है। तो ये तो रही मोटापा को कम करने की बात, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं दुबले पतले मेरी तरह, तो उनको भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब उनके लिए आप बिल्कुल क्या कहना चाहोगे? तो अगर किसी भी व्यक्ति को उदाहरण के लिए वेट गेन करना है, राइट, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर फॉलो करना पड़ा। सबसे पहले उसको ध्यान जो देना है वो खाने के ऊपर ध्यान देना है। अगर किसी भी, मान लो कि वेट गेन होता तो होता कैसे, वेट लॉस होता या मेंटेन होता तो होता कैसे, ये समझने की जरूरत है। अगर किसी भी व्यक्ति को वजन बढ़ाना है तो उसको कम से कम 3 से 4 बार चार मील लेना चाहिए। मतलब दिन में 3 से 4 बार खाना खाना चाहिए। खाने का मतलब ऐसा नहीं कि दाल रोटी सब्जी ही खाए। खाने का मतलब होता है अगर 2 केले भी खाए तो आपका एक मील कंप्लीट हो गया। तो अगर जैसे वेट गेन की स्थिति में यह होगा कि अगर आपका शरीर 2000 कैलोरी को बर्न कर रहा है दिन भर में, तो आपको ज्यादा कैलोरी खाने की जरूरत है। ज्यादा कैलोरी खाएंगे, कम बर्न करेंगे, आपका धीरे धीरे वजन बढ़ेगा। साथ साथ में वजन बढ़ाने में खाने के ऊपर तो ध्यान देना है। सेकंड नंबर पे ध्यान देना है वो डाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि हर इंसान व्यक्ति मसल्स गेन करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वो वेट गेन के लिए क्या करता है कि खाना तो खाता है, पर जो खाना ज़्यादा खाया है वो खाना पच नहीं पाएगा। तो उसके लिए डाइजेशन के लिए काम करना है। डाइजेशन के लिए फाइबर युक्त खाना खाए, उसमें प्रोबायोटिक भी हो, ऐसा खाना उसको खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं है ना ये वो अटरम सब कुछ खा के वेट गेन कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। उसको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डेली सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, पानी पीना बहुत जरूरी है, नींद लेना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की उसको नींद लेना बहुत जरूरी, क्योंकि बॉडी रिकवर कैसे कर पाएगा अंदर जो बॉडी के अंदर टूट फूट हुई है वो। साथ साथ में पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। जब ये शांत रहेगा तो व्यक्ति अच्छे से जो भी चीज़ें कर पाएगा, चाहे वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, ये सारी चीज़ें। तो वेट गेन में भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नींद और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें अगर इनके साथ अगर सही कोच मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं।
तो हम ना कहीं पे एड्स या ऐसी चीज़ें देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो ऐसा होता है कि क्या आप मोटापा से परेशान हैं, तो मोटापा को कैसे कम किया जाए, ऐसे कुछ आयुर्वेदा और पंचकर्म द्वारा वजन घटाए, ऐसी सब चीज़ें आती है। तो उस पर वो वाकई में होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है। अच्छा। सभी जितने भी अलग अलग तरीके हैं सभी काम करते हैं, सारी चीज़ें काम करती है, बट इसके पीछे सारा जो खेल है कैलोरी मैनेजमेंट का है। वेट लॉस स्थिति में भी जैसे मैंने अभी बताया कि वजन कम करने के लिए भी हम कितना हमारा बॉडी कैलोरी खर्च कर रहा है और हम लोग कितनी कैलोरी डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए बॉडी हमारा जो कैलोरी कम खर्च कर रहा है और हम लोग ज़्यादा कैलोरी खाएंगे तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा। और उदाहरण के लिए अगर हम लोग कम कैलोरी खा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी करते हुए या फिर प्रोटीन डाइट लेने से भी बॉडी खुद कैलोरी बर्न करता है, तो ऑटोमेटिक वजन कम होगा। तो पंचकर्म है और भी बहुत सारे तरीके, उससे भी वेट लॉस होता है। तो कॉन्सेप्ट यही काम करता है। हम लोग कोई भी तरीके अपना लो, अगर हम लोग खान पान पे डाइट के ऊपर ना ध्यान दें, एक्सरसाइज ना करें, तो सारे तरीके के जो रिजल्ट आने हैं वो काफ़ी स्लो हो जाएंगे। अच्छा। वो डिपेंड करता है, सारी चीज़ें घुमा फिरा के हमारे डाइट के ऊपर आती ही है, एक्सरसाइज के ऊपर आती ही है, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर, पानी के ऊपर, नींद के ऊपर आती ही है। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना है वो चीज़ें करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करते हुए उसमें बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी के अंदर हमने जो परसों के दिन जो खाना खाया है, कई बार बॉडी हमारी जो 20 से 22 फीट लंबी आते हैं उसमें सारा जो कचरा जमा रहता है, उसको सबसे पहले क्लीन करना बहुत जरूरी, उसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो ये भी चीज़ें होती है और हम लोग भी डिटॉक्स करवाते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, ताकि बॉडी पूरा अंदर से क्लीन करे, इस टाइप से। तो सारे तरीके काम करते हैं, बट सभी लोग सारे तरीके काम करते हैं। अगर हम काम करने के लिए रेडी है अपने खुद के लिए, अपने आप को फिट बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, तो व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो हम कैसा पता करेंगे कि वो व्यक्ति मोटा है? तो इसके कुछ फार्मूले भी आते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अच्छा। सबसे पहले तो जो व्यक्ति मोटा है उसको खुद को लगने लग जाएगा कि वेट बढ़ चुका है ना, क्योंकि उसको सबसे पहले कपड़े उसको फिट आने लग जाएंगे, है ना, खुद से फील होने लग जाएगा। जब चेहरे में अपने आप को देखेगा, नहाते वक्त लोग पता करते कि बेल्ट टाइट होने लगा है कपड़े में, ये सब पता चल जाएगा। और उसके तरीके, जैसे हम लोग बात करते हैं BMI टेस्ट करते हैं, BMI से भी हम पता कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना फैट वगैरह बढ़ गया है। तो BMI अगर हम लोग जैसे कैलकुलेटर से BMI टेस्ट करते हैं, गूगल पर डालेंगे कि BMI कैलकुलेटर, तो वहाँ पे हाइट और वेट डालते हैं तो खुद का BMI निकल के आ जाता है। तो एक BMI जो होना चाहिए वो 18 से 20 अगर होता है तो वो नॉर्मल में माना जाता है, और 20 से 23 है तो वो ओवरवेट में, मतलब उसका थोड़ा बहुत वेट बढ़ना अभी स्टार्ट हुआ है। 23 से 24 होता है, तो अगर वो 23 से 25-26 चले गया है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आने लग जाता है। ओबेसिटी मतलब उनकी बॉडी में वेट यानी कि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है, और ऐसी स्थिति में उनको कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो लाइफस्टाइल डिसीज़ को हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या की वजह से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीज़। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन होना, थायराइड होना, ये कुछ प्रकार से PCOD, ये कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो लाइफस्टाइल डिसीज़ आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही, जो दिनचर्या की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है, हमारी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही है। तो ये BMI अगर हम लोग संभाल के रखें कि BMI को हम लोग ध्यान दें, और वेट में ये चीज़ें होती है कि वेट किसी भी व्यक्ति का बढ़ता है तो क्या बॉडी में क्या बढ़ता है। हमारे न्यूट्रिशन क्लब में सबसे पहले लोगों को हम लोग यही समझाते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर वेट बढ़ता है तो हमारे शरीर का सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 4 चीज़ों का वजन है। पहला नंबर 1 हमारी बॉडी में मसल्स का वजन है, दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी में फैट का वेट है, तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी में बोन्स का, हड्डियों का वजन है, और चौथे नंबर पे हमारी बॉडी में लिक्विड का वजन है। जैसे कि हमने पानी पिया, हमने हमारी बॉडी में फ्लूइड है, ब्लड है, ये सब लिक्विड का वेट है। तो आप क्या आप वज़न कम करने के लिए लिक्विड का वज़न कम करेंगे, ब्लड कम करेंगे? नहीं कर सकते। क्या आप हड्डियों का वज़न कम कर, चलो एक आधी हड्डियाँ कुछ निकाल दें? नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आप मांसपेशियाँ कम करना चाहेंगे, जो भी बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ, मसल्स कम करना चाहेंगे? नहीं ना। तो एक्स्ट्रा में क्या है बॉडी में, वो है फैट। तो एक इंसान का पूरे शरीर का जो बॉडी फैट पर्सन अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल रेंज में एक मेल में बॉडी फैट पर्सन 20
20 के अंदर अंदर होना चाहिए। 10 से 20% मेल में बॉडी फैट प्रतिशत होना चाहिए। और बॉडी फैट प्रतिशत नापने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मशीन आती है उससे भी बॉडी फैट चेक करते हैं, और मशीन स्कैनिंग मशीन से भी बॉडी चेक करते हैं। और एक वुमेंस में बॉडी फैट परसेंट 25 के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो वो डेफिनेटली मोटे दिखा देंगे, और मेल भी अगर 20 से 25, 22, 23 जाएंगे तो डेफिनेट दिखे जाएंगे बॉडी फैट बढ़ने की वजह से। तो हमारी दुश्मनी किससे है? एक्स्ट्रा बॉडी फैट से है। नॉर्मल बॉडी फैट होना चाहिए हमारी, ओरल बेहतर दिखना है ना, ये सब बॉडी फैट की वजह से होता है। और ये बात करें हमने बॉडी फैट, और जैसे ही व्यक्ति का मेल या फीमेल हो बॉडी फैट बढ़ेगा तो उनकी बॉडी में एक बॉडी एज भी बढ़ने लग जाती है। बॉडी एज ये चीज़ें होती है कि मान लो कि कोई एक लड़का है जो 20 साल का है, पर दिखने में वेट उसका ज़्यादा हो गया है, वेट ज़्यादा हो गया, और पर दिखने में वो लग रहा है कि 30 से 35 साल जैसा हो। आपने नोटिस किया होगा, आपके स्कूल में कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि उसकी उम्र तो कम है पर दिखने में बहुत ज़्यादा उम्र का दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, जिसकी वजह वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उम्र का दिख रहा है। तो ये भी चीज़ें रहती है, उसको बॉडी एज बोलते हैं। तो मैंने कहीं पे गांव में या फिर ऐसी जगह पे किसी बच्चों को देखा है, मतलब जिनकी ज़्यादा उम्र तो नहीं होगी, तो उनका ना पेट बाहर निकल जाता है। तो वो ऐसी कोई बीमारी है या फिर यही मोटापा के अंदर आता है? नहीं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक मोटापा ही है। वेट उनकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है। अब बोलते हैं नहीं, कि ऐसा दिखता है कि बॉडी उसकी पतली है लेकिन उसका पेट बाहर निकल जाता है कम एज में। हाँ, उम्र जब कम होती है तो उसके अगर एक तो ये रहता है कि डेफिनेटली मोटापा भी रहता है। दूसरा ये भी कि थोड़ा सा हल्का सा पेट फुला हुआ नजर आ रहा है तो उसको ब्लोटिंग की समस्या बोलते हैं, यानी कि पेट के अंदर गैस रुक रहा है। जैसे कि गुब्बारे के अंदर हवा जाएगी तो गुब्बारा फूल जाएगा, तो पेट के अंदर गैस रुकी हुई तो वो नॉर्मली पेट उसका मोटा मोटा दिखा देता है। पर पेट भी बड़ा है, गाल भी बड़े है, ओरल बॉडी से मोटे दिख रहे हैं तो मतलब मोटापा ही है। बच्चों में मोटापा सबसे बड़ा कारण है बाहर के जितने भी पैकेट बंद फूड रहते हैं वो खाने की वजह से रहता है। और घर में भी माँ बाप जैसे होते हैं कि जो उसको पसंद है वो सबसे ज्यादा ला के देंगे, और बच्चे जिद्दी होते हैं तो अपनी मन मर्जी का कुछ भी करते हैं तो खाते हैं। और साथ साथ में बच्चों का दूसरा जो पहले के जमाने में ये सब नहीं था ना, जो पैकेट बंद वाली चीजें नहीं थी, मार्केट में जो जंक फूड है वो नहीं था, तो बच्चे भी मोटे नहीं होते थे। हम सब बड़े जो लोग जिनको मोटापे की प्रॉब्लम वो लोग भी बड़े नहीं होते थे, मोटे नहीं होते थे। और दूसरा बच्चों का कारण है वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। पहले के जमाने में बाहर ही सब खेलना होता था, माँ बाप घर में पकड़ के लेके आते थे, इतनी रात हो गई आप घर में आके अभी सो जाओ, बैठो, पढ़ाई करो, बाहर ही खेलते रहते थे पहले के जमाने में। आज देखो बाहर नहीं जाते, घर में मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह, मोबाइल में और टीवी देखना, ये सारी चीजें, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बच्चों का हो ही नहीं पा रहा है। और पढ़ाई जब करते हैं तो उसमें स्ट्रेस भी बहुत है, तो जो बॉडी में सब स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और उस वजह से भी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट गेन होने लग जाता है। तो ये कारण है बच्चों का मोटापा बढ़ने का, और मिलता जुलता कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों का भी है मोटापा बढ़ने का कारण ये है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आज ना एक यंग जब कोई व्यक्ति होता है यानी 18, 19, 20 साल का, तो उसको ना स्किन केयर के लिए बहुत वो होता है कि भाई कैसे ग्लो दिखे उसकी स्किन। तो इसमें कुछ लोग तो प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे डाइट लें तो भी इसको मेंटेन रख सकते हैं हम नेचुरली। बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी क्रीम वगैरह यूज करनी चाहिए? देखो आपको मैं ये बताना, अगर आपके पास एक तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो तुलसी के पौधे के जड़ में आप पानी डालेंगे या पत्तियों पे डालेंगे? वो तो जड़ में डालेंगे। वो ग्रो कब करेगा? जब बड़ा कैसे, नई पत्तियां कैसे आएगी, फूल कैसे आएंगे? जब जड़ में पानी डालेंगे तभी होगा ना। तो हमारे शरीर के लिए भी यही है कि हमारे जड़ में, यानी कि हम लोग खाना कैसा खा रहे हैं, तो हमारे खाने में अब स्किन से रिलेटेड हम लोग बात करें तो स्किन के लिए प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, स्किन के लिए विटामिन सी भी बहुत जरूरी है, स्किन के लिए विटामिन डी भी बहुत जरूरी है, राइट। तो
विटामिन जितने भी विटामिन मिनरल्स है जो चेहरे के लिए चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन में होता है, हमारी स्किन ओरल स्किन में रहता है। तो कोलेजन नाम का प्रोटीन बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसकी कमी की वजह से भी स्किन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं स्किन हेल्दी रहे, है ना, आपने ये भी देखा होगा कि कम उम्र में लोगों को स्किन में बहुत सारे मुहासे होने लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें स्किन से रिलेटेड। वो क्यों हो जाती है कि आपने ये भी सुना होगा कि आपके पेट का आईना चेहरा है ना, यानी कि पेट आपका गड़बड़ है, आपका कोई खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, और तब भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, क्योंकि जो चीज़ें हमने खाई है उसका जो कोई ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आगे धीरे धीरे हमारी स्किन के ऊपर आएगा, और स्किन के ऊपर आने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि कल खाया तो आज ही ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है उस चीज़ के लिए। तो सबसे नंबर 1 हमारा डाइजेशन अच्छा रखने की ज़रूरत है, डाइट में फाइबर ऐड करने की ज़रूरत है, पानी अच्छा पीने की ज़रूरत है, पर हमें तो नॉर्मल पानी ज़्यादा पीना है सबसे पहले अपनी स्किन के लिए। अंदर से भी ध्यान देना है, बाहर से भी ध्यान देना है, दोनों तरीके से कि अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारी स्किन तो बेहतर रहेगी। दूसरी बात है कि आउटर जो जितने भी क्रीम वगैरह है वो यूज़ करें या नहीं करना, डेफिनेटली करना चाहिए। वो हमारी, कई बार आपने ये भी सुना कि कई बार लोगों की जो स्किन रहती है ऑयली स्किन रहती है, राइट? तो क्या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या स्किन के साथ सूट कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। कई बार वो सूट नहीं करेगा तो वो वाला प्रोडक्ट उसको यूज नहीं करना चाहिए। मतलब किसी स्किन केयर वाला डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर को उसमें डॉक्टर को बताना चाहिए, वो बताएंगे कि आपको ये वाला, आपकी स्किन टाइप ऐसी है तो इस प्रकार के आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, या फिर वो जो बताए वैसा करना चाहिए। बाकी हमें खुद से भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, मान लो कि ट्रैवल करके आए ऐसे ही सो गए, है ना, फेस वॉश करके सोना चाहिए, चाहे मेल फीमेल हो कोई भी हो, सबको ध्यान रखना चाहिए। तो धूप में चलो जा रहे हैं, हमने मुंह पे कोई कपड़ा नहीं पहना, बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना, कुछ भी ऐसे ही, तो उससे भी हमारा चेहरा जो स्किन है वो खराब होती है। तो उसके पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो नंबर 1 खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पानी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बाहर से भी हमें ध्यान देना चाहिए, तो बेहतर तरीके से हमारी स्किन भी बेहतर हो सकती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, अपनी स्किन को अच्छी रखना चाहते हो और एकदम यंग दिखना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है अपनी स्किन का होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे गांव के अंदर, अब गांव के अंदर ज़्यादातर तो मोटापा होता नहीं है, क्योंकि लोग आए दिन काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पतलापन होता है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं वो एक बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो वो मतलब क्या कारण हो सकता है इतना? सबसे बड़ा जो कारण है गांव में कि गांव में अपने लिए वो कहीं ना कहीं फोकस ही नहीं करते, अपने शरीर के लिए कभी वो फोकस ही नहीं करते, सबसे बड़ा कारण है। अपने लिए अपनी मतलब कुछ अवेयर नहीं है अपने शरीर की जो जिम्मेदारी है। मतलब ये लगता है कि आजकल जो धीरे धीरे सभी लोग समझदार हो गए तो ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, पर आज भी बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते। आज भी बहुत सारे लोग टाइम नहीं होने की वजह से अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो गाँव में जो अभी हेल्थ लोगों को खराब हो रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बॉडी का यूज सबसे ज़्यादा लेते हैं। शरीर का यूज ज़्यादा लेते हैं, फिजिकल जो मेहनत जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सुबह कुछ खाया तो खाया, नहीं तो उनका जो भी काम है, जो भी हार्ड वर्क है, वो उनका लगातार चलता ही रहता है। और वो पानी नहीं पी पाते हैं वो। और स्ट्रेस तो सब दूर है, गाँव में भी है, सब दूर है, सिटी में सब दूर, टेंशन बहुत है, तो स्ट्रेस की वजह से भी लोगों की सेहत खराब हो रही है। दूसरा हम लोग ये देखें कि आपने पहले के ज़माने में देखा है, सुना है कि गांव में अधिकतर लोग गाय भैंस बकरी ये सब पालते थे, तो उनके खाने में क्या कि ये दूध भी लोग पीते थे, घी भी लोग खाते थे, ठीक है, और जो भी दूध से प्रोडक्ट जो भी बनते वो सारी चीज़ें घर में यूज़ करते थे। आज के ज़माने में जो किसान लोग हैं या फिर गांव में पहले के मुकाबले आज बहुत कम पशुओं को पाला जाता है। उस माध्यम से बॉडी को जो पशुओं से मिलने वाला दूध, दही, पनीर जो भी चीज़ें तो वो खा ही नहीं पाते है। तो बॉडी को जो प्रोटीन, विटामिन मिल रहे हैं, जो भी मिलना था, जो डेयरी प्रोडक्ट से मिलना था, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी। तो गांव में अधिकतर लोग दुबले पतले हैं, पर उनको थकान लगना सबसे पहले कारण है। हर इंसान को थकान लग रही है। और दूसरा कारण है सबसे ज्यादा लोगों का डाइजेशन खराब हो रहा है। डाइजेशन खराब होने का कारण वो पानी कम पीते हैं।
तीसरा वो चाय बहुत पीते हैं, हाँ, दिन में 2-3 चाय, कोई आ गया तो चाय ना, मूड अच्छा नहीं तो भी चाय पी लेंगे, और सर दर्द हो रहा तो चाय पी लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक वो वाइन का भी वैसे चलता है, हाँ, दारू तो वगैरह। वो भी है, तो वो भी, तो इससे शरीर खराब ही होना ना, अच्छा हाँ, कैसे वो तो होगा? है, हाँ। तो जो बॉडी को चाहिए वो बॉडी को देंगे तो वो बेहतर होगा। अब वो नहीं दे रहे जो एक्चुअल में चाहिए, तो सेहत खराब होगी। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिली है बहुत सारे गाँवों में, बायोटिन की कमी है, अच्छा। प्रोटीन की कमी है, हाँ। विटामिन B12 की कमी है, कम उम्र में लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं, कम उम्र में हर इंसान को, हमने सुना है ना कि गाँव में चश्मे कैसे लग सकते हैं, क्योंकि वो हाँ। एक हरियाली में रहते हैं, शुद्ध अच्छा। वातावरण में रहते, कैसे हर इंसान को लगभग एक 50 साल की उम्र में लगभग तो देखे ही मैंने, चश्मे लगना चालू हो गया, या फिर अच्छा। दूर की नज़र उनको देख नहीं पाते हैं। हम्म। ये सब क्या है, मतलब उनके खाने में जो मिलना चाहिए था वो सब मिल नहीं पाता है। और सब लोग आजकल धीरे धीरे समझ जैसे बढ़ रही है, तो मार्केट की चीजें लाके व्यक्ति घर में खा रहा है, जो मार्केट में जो जंक फूड है, या फिर अच्छा। चलो वो हमने खाए तो आज हम घर बना के खाते हैं, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के व्यक्ति का खान पान बेहतर नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, इस वजह से भी लोगों की सेहत खराब हो रही है। अगर वो उनको अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले अपने रूटीन को समझना पड़ेगा। पर्टिकुलर जैसे आपका डाइट अलग हो सकता है, मेरा डाइट अलग हो सकता है, मेरा रूटीन अलग हो सकता है, तो हर इंसान को एक अपना रूटीन या अपना डाइट या अपना लाइफ स्टाइल सही करने का पता चल जाए, वो अपना जिंदगी अपना लाइफ स्टाइल को सही करते हुए हमेशा के लिए एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। मेजर जो लाइफ स्टाइल डिसीज होने देखने को मिलती ना, वो नहीं होगी। आजकल बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं ना कि बड़ी बड़ी सिटी में लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, पर ये चीजें गाँव में भी आजकल देखने को मिल रही है। मैंने मेरा जो गांव है उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग पिछले 3 साल के अंदर देखे हैं जिनको रात को सोए सुबह उठे नहीं, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा। ये सारी चीजें, और जब ये पता किया कि हार्ट अटैक क्यों आया, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में फैट तो ज्यादा था ही, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में वेट भी ज्यादा था, जो हाइट के अनुसार होना चाहिए। जैसे हमारा सेंटीमीटर के अनुसार अगर 160 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो उसका 60 किलो वजन होना चाहिए, तो वो भी कम है। अच्छा। तो वो वजन ज्यादा है, तो इस वजह से लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आज खेती करते हैं लोग, तो उसमें हम यूरिया जैसे खाद्य पदार्थ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है क्या इनके ऊपर? जैसे हम कीटनाशक वो छिड़काव करते हैं, तो वो भी क्या इस पे इफेक्ट करता है? बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है। जिस प्रकार से यूरिया खाद को उपयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाई को उपयोग किया जाता है, क्योंकि आज कोई भी सब्जी आप ले लो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी अगर आज आपने खाई होगी, तो अगर आप उसके पीछे बैकग्राउंड में कहीं जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको उत्पादित करने में उस किसान से बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल मिलाया गया, और उसमें आजकल स्वाद भी बहुत कम बचा, वैसा स्वाद नहीं मिलता जैसे कि कुछ पुराने सालों में मिलता था। तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर बहुत पड़ता है, बहुत जबरदस्त तरीके पड़ता है। तो आजकल हालांकि बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनिक खेती है वो भी अपना रहे, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक खेती अपना रहे हैं, जो भी अनाज उत्पादित करना है, सब्जियां उत्पादित करना है, वो ऑर्गेनिक तरीके से भी कर रहे हैं, पर इसको बदलने में थोड़ा और समय लगेगा। और जितना जल्दी अगर इंसान बदल लेता है, खेती को उपजाऊ बना लेता है, क्योंकि कीटनाशक दवाई इन सारी चीजों की वजह से जो जमीन के अंदर जो विटामिन मिनरल्स जो पोषक तत्व होना चाहिए वहां पे भी नहीं है ना। जब जमीन के अंदर ही नहीं है तो फसलों में कहाँ से आएंगे, उस सब्जी में कहाँ से आएंगे। और बोलते हैं कि जब आप कोई भी गिलकी तोड़ लेते हैं, उस जो उसका जो बेल है गिलकी का, वहां से तोड़ लेते हैं, या कोई भी तोड़ दे, तो उसके तोड़ने तक में भी 5% उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है, तोड़ने तक भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है। घर आके अगर आप गिलकी बनाते हैं, उसको कटिंग करते हैं, ऊपर से कटिंग करते हैं, उसमें भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती है। अच्छा, वो जो छिलके निकालते हैं। हाँ, छिलके निकालते हैं, छिलके में क्या है, फाइबर है। तो वो फाइबर निकाल के हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमको उसको निकालने चाहिए, ऐसे खाना नहीं निकालने चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करो, धोवो, अच्छे से साफ करो, उसके बाद में उस फाइबर के साथ ही बनाने चाहिए, खाना बनाने चाहिए, राइट। तो वो है। तो फिर हम लोग कई बार मार्केट से सब्जी एक सप्ताह भर की खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। हमें डेली सब्जी खरीदना चाहिए, डेली बनाना चाहिए, तो वो समय नहीं होने की वजह से इकट्ठी खरीद लाए, तो फ्रिज में रहने की वजह से भी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है। ये करते करते हमारी लास्ट में अगर 5-6 दिन बाद सब्जी को बना के खा रहे तो हमारे खाने में क्या मिलेगा,
मान लो कि गिलकी या किसी भी चीज़ की सब्जी खाई तो उसमें कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, विटामिन मिनरल्स कहाँ से बॉडी को मिलेगा, फाइबर कहाँ से मिलेगा, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो हो ही जाएगी। और आज के ज़माने में प्रोटीन की कमी है खाने में, विटामिन मिनरल्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है जिसको ग्लूकोज बोलते, बैकग्राउंड होने के बाद ग्लूकोज बनता है। दूसरा, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खाने के अंदर है जो हमारे बॉडी को, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है जो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होकर फैट बढ़ने लग जाएगा। दूसरा है कि अगर हम लोग फैट खा रहे हैं तो वो कैलोरी बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, कैलोरी बढ़ने की वजह से मोटापा बढ़ेगा। तो हमें खाना संतुलित रखना है, एक बैलेंस रखना है कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद हो। तो अब लास्ट में कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हो कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखे? बिल्कुल, तो बिल्कुल हर इंसान को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर है, शरीर स्वस्थ है तो सब कर पाएगा, और शरीर स्वस्थ है साथ में माइंड भी हेल्दी है, स्वस्थ है तो माइंड का और बॉडी का कनेक्शन बहुत बड़ा रहता है। और उस शरीर और माइंड जब हेल्दी रहेगा तो वो उनकी लाइफ में जो भी उसको करना है, चाहे कुछ भी काम करना है, अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो भी अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति बॉडी के लेवल पे ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या मेंटल लेवल पे ठीक नहीं है, तो वो कैसे कोई भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बॉडी के लेवल पे स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले बॉडी के फ्यूल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे एक बाइक का फ्यूल क्या है, पेट्रोल है, तो बॉडी का जो फ्यूल है, खाना है, वो है न्यूट्रिएंट्स है। तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पोषण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और वो भी थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो आती है, शरीर को स्वस्थ और बेहतर बनाए रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान आज के समय पर अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिव नहीं है, रोज़ाना वो कुछ समय 30 से 35 मिनट नहीं निकाल रहा अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, बोलते कि जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा या कसरत नहीं करेगा तो उनको बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, सुबह समय नहीं है, शाम को भी समय नहीं है, तो वो बीमार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा उसको। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स बने रहते हैं, और साथ साथ में एनर्जी बहुत अच्छी बनी रहती, मूड अच्छा रहता है, डोपामिन रिलीज होता है, कार्टिसोल हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वेट लॉस करने में भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग पानी का भी थोड़ा सा फोकस करें, पानी के ऊपर भी ध्यान रखें कि व्यक्ति को पूरे दिन भर में, हमारे न्यूट्रिशन क्लब में हमारे जो सेशन चलते हैं उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि हर इंसान को अपने बॉडी वेट के अनुसार पानी पीना चाहिए। 20 किलो वजन पे 1 लीटर, 40 किलो पे 2 लीटर, 60 किलो पे 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पानी वेट है तो करीब उसको 4-4.5 लीटर भी पानी पीना चाहिए। अगर वो फिजिकल एक्टिव है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, ज़्यादा उसका बोलने का काम है, तो वो पानी अपने बॉडी के हिसाब से और बढ़ा सकता है। पानी की कमी हो गई है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो जब हम लोग होठ सूख रहे हैं तब पता चलेगा, पसीना आ रहा तो भी पता चलेगा। ठीक है, यूरिन के कलर से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो अगर यूरिन का कलर एकदम प्योर वाइट है तो पानी की कमी नहीं है, अगर येलो है तो डेफिनेटली पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी का हमें ध्यान देना चाहिए। पानी का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर बोतल का फ्रेंड अपने आप को बनाना है। एक बोतल जो है उसको अपना फ्रेंड बनाना है कि एक बोतल जो है उसको 3 बोतल ख़त्म करेंगे तो 3 लीटर पानी ख़त्म हो जाएगा। राइट, आजकल तो जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे भी अलार्म बजते रहता है कि अगर आपको हर आधे घंटे के रिमाइंडर देता है कि आपको पानी पीना है, वाइब्रेट करती है। राइट, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग पानी याद करके पी सकते हैं, तो ये हमें करना चाहिए। फल जैसे ऐसे फल खाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा हो, ऐसे फल खाएंगे तो भी पानी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ये पानी की बात करी हमने, एक्सरसाइज की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं नींद की बात करते हैं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान समय पे सोता नहीं है, समय पे अगर उठ नहीं रहा है, अच्छी नींद, गहरी नींद नहीं ले पा रहा है, वो व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा? अब नींद में क्या होगा, जैसे हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमारा जो शरीर या ब्रेन होता है वो एक समय पे एक ही काम कर रहेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बीमार होके गया, ठीक है, तो डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो टिप्स भी देते हैं कि आपको है ना आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
क्यों वो बोलते हैं आराम ज़्यादा करने के लिए? क्योंकि जब व्यक्ति सोएगा, आराम से रिलैक्स होकर सोएगा, तो उसकी हीलिंग पावर है वो बेहतर हो जाएगी। वो बेहतर तरीके से बीमारियों को ठीक कर पाएगा, हीलिंग बेहतर कर पाएगा। इसीलिए नींद लेने का या रेस्ट करने का बोलते हैं डॉक्टर। दूसरा ये बोलते हैं कि खाना हल्का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यक्ति जब शरीर, मैंने अभी बताया कि एक समय में एक ही काम करेगा, या तो वो खाने को पचाने का काम करेगा या फिर बॉडी को हीलिंग करने का काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी खाना खा लेगा तो क्या होगा, पूरा जो एनर्जी है वो एनर्जी खाने को पचाने में लगी हुई है, तो बीमारी को ठीक कब करेगी? ठीक है, जब व्यक्ति हल्का खाना खाता है तो वो उस हल्के खाने को तुरंत डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। बाकी का काम जब रात को रेस्ट करेंगे, व्यक्ति सोएगा, तो वो हीलिंग का काम करेगा, बॉडी को रिकवर करने का काम करेगा। तो ये नींद से रिलेटेड चीज़ें हैं। लोगों को नींद नहीं आती, आजकल बहुत सारे लोग नींद की मेडिसिन खा के सोते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत है। हम लोग बताते हैं न्यूट्रिशन क्लब में और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं 7-8-9 रूल। 7 बजे डिनर हो जाना चाहिए, हालांकि 6 बजे हो जाना चाहिए, रात का खाना हल्का और 7 बजे तक हो जाना चाहिए। 8 बजे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जितने भी सोशल मीडिया है उससे फास्टिंग करनी चाहिए, मतलब उसको दूर रख देना चाहिए। और 9 बजे सोने की तैयारी करना चाहिए, मतलब सोने के लिए हमें तैयारी कैसे? घर की लाइटें थोड़ी बंद करना चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होने लग जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जिसको सोने का हार्मोन बोलते हैं, उससे नींद हार्मोन्स बोलते हैं, नींद बेहतर आती है। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है कि अगर जब हमारे अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होने लग जाता है, और जब उजाला होता है तब कार्टिजोल हार्मोन्स रिलीज होता है। कार्टिजोल हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो हमें ये याद दिलाता है कि हमें अभी जागना है, कुछ काम करना है। तो जैसे जैसे सूर्य उगता है कार्टिजोल हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है कार्टिजोल हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाता है, और मेलाटोनिन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस होना है, वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है। इसीलिए लाइट बंद करना चाहिए। और बोलते हैं कि अगर जब हम लोग रात को सोने जाते हैं तो हमें ब्रेन हमारा रिलैक्स होना चाहिए। तो रात को सोने से पहले अच्छा सुनना चाहिए, सबसे पहले अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, और अपने जो विजुअलाइजेशन करना चाहिए, अपने लिए कुछ अच्छी बात बोलना चाहिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ये सारे काम हुए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी हमने बदलाव करी। जो भी है वो अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें रात को हमारे साथ घटना में घटित होती है, सपने के थ्रू होती है, या फिर वैसा ही विचार ब्रेन हमारा काम करता है, वही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चली जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है, विचार चल रहे हैं पास्ट का या फ्यूचर का, तो सोने से पहले 10 से 12 बार ऐसे यहाँ पे हाथ रख के मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसा अगर बोल के सोते हैं तो वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब ये चीज़ को हम लोग रिलेट करते हैं कि हम लोगों ने बचपन में सुना है कि तकिया राम को बोल के सोइए कि आप सुबह 5 बजे उठा देना। अच्छा, और उठ भी जाते थे बिना अलार्म के। तो वो चीज़ें कैसे होती थी? क्योंकि वो हम जब 1-2 बार बोलते थे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती थी, और 5 बजे बोले तो 5 बजे उठ जाते थे, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं शांत हूँ, मैं शांत करके सोएंगे तो डेफिनेटली रिलैक्स ही महसूस करेगा ना। ब्रेन को तो बेवकूफ़ बनाना होता कि मैं शांत हूँ, तो ये करके प्रैक्टिस करके सोना चाहिए। और साथ में अच्छी नींद के लिए क्या बोलते हैं, नहा के भी सोना चाहिए। नहाते हैं तो भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करके आते हैं, बहुत सारी जगहों से करके आते हैं, तो अलग अलग जगह की जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग होती है। एक इंसान की वाइब्रेशन होती है, वस्तुओं में भी वाइब्रेशन होती है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन भी हमारे बॉडी के अंदर हम लोग अलग अलग जगहों से लेके आते हैं। तो नहाने से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव अच्छा महसूस होता है। और लोगों को सुना के कुछ लोग मेडिटेशन करके भी सोते हैं, कि योग निद्रा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी करना चाहिए अच्छी नींद के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये हर इंसान को लाइफ में करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा, और जब दिमाग अच्छा रहेगा बॉडी तो डेफिनेटली अच्छी रहने वाली है। ठीक है, ये हमने बात करी नींद के लेवल पे। अब स्ट्रेस बहुत है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव रहता है ना। या तो मुझे एक तनाव एक अच्छी बात है, एक अच्छा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एक बुरा वाला होता है कि आज मुझे ना इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये पहुंचना है, इतने बजे ये टारगेट मेरा पूरा कंप्लीट करना है। ये अच्छा है कि ये नहीं होगा तो व्यक्ति करेगा कैसे। ठीक है, तो पर एक ऐसा तनाव है जो
पिछले समय में कुछ चीज़ें घटना घटित हो गई है, उसको लेकर आज हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई समाधान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर के लिए हम लोग चिंतित है, तो तनाव नहीं लेना चाहिए। हमें स्ट्रेस को मैनेज करने बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हमें करना चाहिए। नंबर 1 है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना, अभी रहना। जैसे अभी हम आप एक दूसरे से बात करें तो मेरे दिमाग में, या हो सकता है आपके दिमाग में कोई भी दूसरा विचार नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ या आप क्या बोल रहे हो वो हम सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना। हम दुखी कब होते हैं? जब पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब प्रेजेंट में अच्छा मुझे लिखना है, पढ़ना है या फिर बात करनी है तो हम खुश रहते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ आप करें, किसी और चीज़ के बारे में नहीं करना है। और ये आपको भी पता है कि अगर मान लो कि आप बाइक चला रहे हो उदाहरण के लिए, तो बाइक ही चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का संभावना ना के बराबर रहेगी। पर आपका ध्यान कहीं और ही है, स्पीड क्या मेंटेन करनी है, ब्रेक कब लगाना है, आपको पता ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो जो काम कर रहे वही करना चाहिए। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हमें डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। ये मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लेना चाहिए। ये कब करना चाहिए? ये हमें सुबह सुबह मेडिटेशन करते उस समय भी करना चाहिए, रात को सोने से पहले करना चाहिए, दिन में अगर हमारा जो समय मिलता है उस समय करना चाहिए। और बेस्ट समय वो है जब हमारा पेट खाली हो, उस समय करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारी जो नाक के थ्रू जो सांस जाती है, ऐसे सांस लेना कि पेट बाहर आए। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते तो गुब्बारा फूलता है, तो ऐसे सांस लेना है कि हमारा पेट फूले। उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रस होते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो सांस क्या है? वो प्राण वायु है, प्राण वायु इसको बोलते हैं। तो गहरी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिजोल हार्मोन्स है जो थोड़ा लेवल में आता है, डोपामिन हार्मोन्स है वो बैलेंस होता है, जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है जिसको हैप्पी हार्मोन्स, ये सब जो हार्मोन्स है जो हमें हैप्पी फील करवाता है वो हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है। तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी करता हूँ, लोगों को भी बताते, जबरदस्त उनकी जिंदगी में बदलाव आता है। इवन मेरी लाइफ में भी बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। तो मेडिटेशन हर इंसान को करना चाहिए खुश रहने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस अगर को मैनेज करना है तो ये वाला चीज़ जो बताया अभी वो हमें हर इंसान को करना चाहिए। छठी जो बात आती है वो है एक अच्छे लोगों की संगत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे आप अभी बन जाने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसे रंगत, वो चीजें हैं। तो अगर आप हल्दी के गोदाम में जाएंगे तो आपको हल्दी लगेगी। कोयले का वाला काम करोगे तो कोयला का जो ब्लैक है वो कलर आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप 5 फीट लोगों के साथ रहेंगे तो 6ठे फीट व्यक्ति आप बनने वाले हैं। 5 मोटे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो 6ठे मोटे व्यक्ति आप बनने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी आदतों की वजह से उस आदतों का असर आपके ऊपर भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे लोगों का संगत बनाएं, उन लोगों के साथ रहे। हमें फिट होना है तो फिट लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें खुश रहना तो खुश लोगों के साथ रहना चाहिए। आप अकेले खुश है और आप दुखी लोगों के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली दुखी मिलेगा, ठीक है। तो संगत बेहतर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है, एक हमारी लाइफ में कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, कोई कोच होना चाहिए। अपनी फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटल जो सेहत है उसको बेहतर रखने के लिए कोच होना चाहिए, जो हमको इन सारी चीज़ों के बारे में गाइड करे। ये हमें अपने खुद से जब हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग डीपली नहीं जान पाते। हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो सवालों के जवाब कौन देगा? जो गुरु है, जो कोच है, वही तो दे पाएगा। तो हमें फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कोच या गुरु होना चाहिए। तो व्यक्ति ये लास्ट वाला पॉइंट और बाकी जो जितने भी चीज़ें मैंने बताई, इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करता है तो ज़िंदगी भर वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा, और अपनी लाइफ में जो भी उसको करना है, बड़ा काम करना है, जो भी उसको ग्रोथ करनी है, वो सब कुछ कर पाएगा। और इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें आ जाएगी। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो शरीर अच्छा चाहिए ना, ब्रेन अच्छा चाहिए ना, तभी तो वो बाकी अपने सारे काम काज कर पाएगा। तो अगर ये व्यक्ति, अगर हर इंसान ये करता है तो जबरदस्त बदलाव होगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है,
ठीक है, हमको वही 24 घंटे मिले हैं, या कोई व्यक्ति जो फिट हो गया है, मस्त हो गया है, वेट लॉस कर लिया है, या फिर अपनी फिटनेस हेल्थ जबरदस्त कर ली, उस व्यक्ति को भी 24 घंटे मिले हैं। सबको सेम समय मिला है, बस उस समय को हमें डिवाइडेड करते, उसको मैनेज करते आना चाहिए ऐसा। और एक बार तो मैंने ये भी सुना है कि 24 घंटे जो मिले हैं ना, वो ऊपर वाले ने हमें और ज़्यादा दिए हैं। हालांकि इससे 20 घंटे भी देंगे या 15 घंटे भी देंगे, उसमें भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, पर कई बार ऐसा होता है कि 24 घंटे में भी हमें समय नहीं मिलता। तो अगर हर इंसान अगर 1 या 2 घंटा अपने शरीर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए अगर निकाल लेता है ना, वो कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा और आजीवन मस्त जिंदगी जिएगा। कई बार हम लोग देखते हैं नहीं कि हॉस्पिटल को, हम लोग कहीं पे भी हॉस्पिटल जाते हैं, इतनी सारी लंबी लाइनें लगती, इतने सारे अलग अलग लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हम जब देखते हैं ना लोगों को, तब लगता है कि क्या प्रॉब्लम रही होगी, क्या दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से ये इतनी जबरदस्त बीमारियों से हो रहे हैं। तो अपना शरीर है, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, अपने आप को फिट और स्वस्थ बनाने की। कोई और आके नहीं करने वाला है। डिसिप्लिन तो हमको ही मेंटेन करना पड़ेगा, खाने के ऊपर, पानी पीने के ऊपर, अच्छी नींद के लिए, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बात करी वो सारी चीज़ों के ऊपर। सो ये सभी लोगों को करना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ पे रवि भाई ने बहुत सारी बातें बताई, मोटापा से लेके, जैसे मोटापा में कैसे वेट को लॉस किया जाए, और जब कोई दुबला पतला होता है तो उसको कैसे वेट गेन किया जाए, और हमने डाइट के ऊपर बात की, और फिर गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर बात की, और लास्ट में स्किन केयर, और फिर हमको कैसी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमको भी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ के अंदर हम वेल्थ बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी वेल्थ डेफिनेटली अच्छी बन जाएगी। तो थैंक यू सो मच रवि भाई, आपने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में लोगों को समझाया है, सिखाया है। तो कहीं ना कहीं आप भी इन सभी चीज़ों का पालन करें और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं।